बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइफ लाउंज में डॉक्टर मोहम्मद इदरीस आपको वेलकम करता है। जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है, ये लाइफ लाउंज आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि आपके घर का लाउंज बने। हम आपकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें चाहते हैं। आप हमें कॉल्स करके अपने मसाइल और अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हम हर प्रोग्राम में एक नया मौजू लेके आते हैं। हमारे प्रोग्राम में एक मौजू स्किन से मुताल्लिक़ होता है, जो जल्दी बीमारियां, उनमें से एक बीमारी का हम सिलेक्शन करते हैं और उस पर बात करते हैं कि उसकी अवेयरनेस आपको दी जाए। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि अपनी फ़ील्ड का एक स्पेशलिस्ट आए हमारे साथ और वो अपनी फ़ील्ड से मुताल्लिक़ डिस्कस करे। और हमारे रेगुलर गेस्ट ख्वाबों की ताबीर के बारे में भी बात करते हैं हम। तो अगर आपको ख्वाबों से मुताल्लिक़ कोई मसाइल हैं, स्किन से मुताल्लिक़ कोई मसाइल हैं, तो वो हमारे साथ डिस्कस करें। और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि एक कॉमन मसला भी हम डिस्कस करें, एक खूबी बयान की जाए जो हमारे मुआशरे को संवारने के लिए बेहतर, और मुआशरे को संवारने और बेहतर करने के लिए हमारे काम आए, हमारे बच्चों के काम आए। क्योंकि लाउंज में ये बातें बच्चों के साथ करनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस्लामी उसूलों के मुताबिक, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारे मुल्क को आगे बढ़ा सके। तो आज स्किन का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो एक बड़ा कॉमन है और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इस पे बात होनी चाहिए। टॉपिक थोड़ा लंबा है, मैं कोशिश करूँगा कि आज और कल दोनों दिनों में इसको हम डिस्कस करें। टॉपिक मलाज़मा, छाइयाँ जो चेहरे पे नॉर्मली चेहरे पे होती हैं, आज हम डिस्कस करेंगे छाइयों को। इसके साथ हमारे जो प्रोग्राम के रेगुलर गेस्ट हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद ज़वार हुसैन नाइमी, वो भी आज हमारे साथ हैं। वो ख्वाबों के बारे में बात करेंगे। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। अल्लामा साहब पिछले 2 प्रोग्राम में अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे, अब वो वापस अपनी सीट पर पहुँच चुके हैं। हमारे तीसरे गेस्ट एक बड़े ही होनहार डॉक्टर जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुत्तलब म्यू, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमने ये डिसाइड किया कि हम बात करेंगे कि बच्चों में जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, बच्चों की न्यूट्रिशन जो है वो कितनी अहम है, और उसमें ये बच्चों के और बच्चों के वालिदैन को क्या क्या मशवरे देते हैं कि ग़िज़ाई ज़रूरियात कितनी अहम हैं और इसमें क्या क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। थैंक यू डॉक्टर इदरीस। सबसे पहले तो आपने मुझे इधर इनवाइट किया, इसके लिए थैंक यू। और आज हमने ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया है ग़िज़ाई ज़रूरियात, मेरे ख्याल से आजकल जो भी बच्चों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर घर की, हर बच्चे की, हर माँ की ज़रूरत है। ठीक, जो कि स्टार्ट से ही, बर्थ से ही स्टार्ट होती है। डॉक्टर साहब, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और कहाँ पे आप इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर इदरीस, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुतलिब में हूँ। मैंने FCPS पीडियाट्रिक मेडिसिन में किया और एज ए मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में IRMNCH न्यूट्रिशन प्रोग्राम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट का, वहाँ पर एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। ठीक है। पिछले कुछ अरसे से, लास्ट 6 मंथ से एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ मैं अपॉइंट हुआ हूँ और वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। ठीक है। इसके साथ वहाँ पर कॉमन जो टॉपिक मैंने देखा गया है उसी को आज हमने लेके चले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चाइल्ड न्यूट्रिशन पे तो हम बात करेंगे। मुझे लगता है इसके लिए शायद हमें एक और प्रोग्राम भी करना पड़े। लंबी बात है, कोशिश करेंगे कि जितना आज हम इसको कर सकें करें, बाकी हम नेक्स्ट वीक में या अगले प्रोग्राम में भी करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट और लेंथी टॉपिक है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम न्यूट्रिशन पर बात करें, थोड़ा सा आप ये बताइए कि आजकल वेदर के हिसाब से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनमें बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। तो आजकल चूँकि कोविड का भी दौर है, जैसे ही किसी को एक छींक आती है तो वो सबसे पहली बात ही जहन में ये आती है कि कहीं कोविड तो नहीं है। तो आजकल बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, उन पे थोड़ा सा एक बात करते हैं और उसके बाद फिर हम न्यूट्रिशन को लेकर आगे। जी ज़रूर। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल कॉमन प्रॉब्लम, जी बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल चल रही है एक वायरल इन्फेक्शन। फीवर के साथ बच्चे को कफ होती है, बहुत कॉमनली केस प्रेजेंट हो रही हैं। इवन 70% केसेस हमारे साथ ये कफ और फीवर के साथ आ रहे हैं। बेसिकली उसको हर बंदा यही समझ रहा है शायद ही कोविड तो नहीं है। जी एक्चुअली कोविड है या नहीं ये हम तो बाद में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कॉमन इसके अलावा, कोविड के अलावा भी हमारे पास और बहुत से रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं
जो कि इस सीज़न में आते हैं, जो पहले से डायग्नोज हैं, नॉन वायरसेस हैं, जिसमें एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के वायरसेस हैं। बेसिकली आजकल की जो कफ है जो कि कॉमनली प्रेजेंट हो रही है फीवर के साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ, बाज़ औक़ात फिट्स के साथ भी बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं इतने हाई ग्रेड फीवर के साथ, तो है ये सारी वायरल कफ है, जिसको हमें एज अ वायरस की ही तरह कंजर्वेटिवली ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है। और इसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करना चाहिए। इसमें एक्चुअली एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो हम बहुत एक्सेसिवली एंटीबायोटिक के पीछे पड़ जाते हैं, एक्चुअली इसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। ये जितने भी फॉलो पर पेशेंट देखे गए हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, जिसमें आप उसकी निबलाइजेशन है, जिसमें भाप जो कॉमनली इसकी हमें रिलीफ एक देता है। ठीक है। दूसरी एक कॉमन इसमें देखा गया है कि कफ के लिए कफ सप्रेसेंट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कफ सिरप यूज़ करते हैं। तो जो बच्चों में कफ सिरप है वो बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इस तरह की कफ में बिल्कुल कफ सिरप नहीं देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि कफ सिरप बच्चों में सिडेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं, वो सिडेट करते हैं, सिक्रीशन पुल अप होती हैं, दोबारा वो एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे ये कंडीशन बजाय ठीक होने के वर्स हो जाती है। अच्छा, आप ये बताइए कि रात को 2 बजे अब बच्चे ने उठ के खांसी करना शुरू कर दी है और वो तप भी रहा है, अच्छा खासा उसको हाई फीवर है, तो उस वक्त इमरजेंसी में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि उसका फीवर फेब्राइल कन्वल्जन जो आपने बात की ना, फिट्स आते हैं, वो उस तरफ नहीं जाए? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उसमें आपने सबसे पहले फीवर को कम करना है। फीवर को कम करने के हमारे पास घर में जो सबसे तरीके हैं, आपने उसको अनरैप करना है। आजकल सर्दियों के मौसम में सर्दी से डर के हम बहुत ज़्यादा ओवर रैप कर देते हैं बच्चे से, और सबसे पहले उसके कपड़े कम करने हैं, और इतने कम करने हैं कि वो कपकपी ना तारी हो बच्चे को, इस लेवल तक करनी है। फिर भी बच्चे का फीवर ना हो, कॉमनली हमारे पास पैनाडोल या कालपोल घर में होता है, जो कि हम 6 माह से छोटे बच्चे को रफली आधा चम्मच दे सकते हैं, और 6 माह से ऊपर बच्चे को 1 चम्मच हम दे सकते हैं, जो घर में डोज है। उसके बाद भी अगर फीवर आपका कम नहीं हो रहा, आप टेम्परेचर से नोट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं बच्चे के घर में। ये एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जो आपने घर में करनी है। फीवर का कट पॉइंट क्या है कि 38 हो, 39 हो या 40 हो, किस लेवल पे बच्चे को लेके हॉस्पिटल या इमरजेंसी में जाना बेहतर होता है? बेसिकली हमारे पास जो फीवर डॉक्यूमेंटेड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेंटीग्रेड में, हम जनरली फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड करते हैं। अगर इससे ऊपर जाए, मतलब 100 या 100 को क्रॉस करे, तो हमें ज़रूर हॉस्पिटल विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये वायरल इतना हाई ग्रेड फीवर है, अक्सर बच्चों में फिब्राइल फिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कट ऑफ वैल्यू से जब भी हमें ऊपर जाए तो आप हॉस्पिटल में जाएं, उससे पहले घर में सिर्फ पैनाडोल यूज़ करें। ओवर द काउंटर हम घर में ही खुद से ही एंटीबायोटिक का यूज़ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बड़ी अच्छी बात की आपने, एंटीबायोटिक्स को डिस्करेज ही करना चाहिए, जितना कम से कम यूज़ किया जाए वही बेहतर है, और हमेशा से डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे कि किस तरह से हम ये डिसाइड करेंगे, कोई कट पॉइंट बताएं, कुछ ऐसा सिम्टम्स बताएं कि वायरल और बैक्टीरियल में एक लेमैन भी फ़र्क कर सके कि हाँ ये वायरल फीवर है, और ये क्योंकि वायरल जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, खुद से ठीक हो जाते हैं नॉर्मली, और बैक्टीरियल जो है उनके लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए ही होती हैं। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? बेसिकली इन दोनों में डिफ्रेंशिएट एक लेमैन के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। उसमें डॉक्टर ही डिसाइड करता है आइदर इट्स वायरल और इट्स बैक्टीरियल। बैक्टीरियल के लिए आपको कोई ना कोई फोकस मिलेगा, बैक्टीरियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। वो एग्जामिनेशन फाइंडिंग है जो भी हर बच्चे की जिसको सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है, उसमें आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन का सोर्स मिलेगा। फिर आपके पास दूसरा टूल है कि इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन सिंपल एक CBC इन्वेस्टिगेशन है, जो कि जिसमें हमारे जो WBCs हैं, जो इन्फेक्शन वाइट सेल हैं, इन्फेक्शन की सूरत में जो बढ़ जाते हैं, अक्सर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सूरत में बढ़े हुए होते हैं और वायरल इन्फेक्शन की सूरत में बढ़ते नहीं हैं। ये कॉमनली जो एक नॉन एक्सेस नहीं है, जिसको बहुत हाई स्पेशलिस्ट के पास, वो ये कॉमनली इससे डिपेंडेंट
इससे असेस कर सकते हैं। ठीक है। कुछ वायरल सिम्टम्स हैं जो हम बता सकते हैं पेरेंट्स को कि जो वायरल की कॉमन सिम्टम है। उसमें बच्चों में ये होता है कि छींकें आती हैं, आंखों से पानी आता है, बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है। ये कॉमन वायरल सिम्टम है। खांसी आती है, खांसी अब बैक्टीरियल है या वायरल, उसको आगे डॉक्टर चेस्ट के एग्जामिनेशन फाइंडिंग के बाद बताता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब अलामा साहब की तरफ चलते हैं। अलामा साहब काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, मैं असल में थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाह रहा था कि काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और सेहतमंद होकर आए हैं, तो थोड़ा सा उनको रेस्ट दिया जाए। जी हज़रत, कैसे हालात हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले शुक्रिया डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब आपका। माशाल्लाह आपने मेरी अक्सर टेलीफोन करके मेरी तीमारदारी भी करते रहे, मेरी हालत भी पूछते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से काफ़ी सेहत बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये है कि डॉक्टर साहब के जैसे हम ख्वाब में अम्बिया अलैहिस्सलाम को देखते हैं, उनकी भी एक ताबीर बेहतरीन होती है, या ख्वाब में औलिया अल्लाह को देखते हैं और उनकी भी ताबीर लाजमी पूछनी चाहिए। इस तरह कुरान साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि इस पे भी बात करें, तो क्वेश्चन मैं अभी करता हूँ और उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर उसी से हम वहाँ से शुरू करेंगे और आंसर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ख्वाब में कुरान करीम की तिलावत कर रहा है जी, तो उसका ताबीर क्या होगी और उससे क्या मुराद लेना चाहिए? नाज़रीन, इसका हम आंसर लेंगे अल्लामा ज़वार हुसैन नईमी साहब से, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और अरबिक लैंग्वेज के लेक्चरार हैं दाता हजवेर यूनिवर्सिटी में। तो आइए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारी बात हो रही थी अलामा साहब से कि ख्वाब में अगर कुरान करीम की तिलावत की जाए तो इसकी ताबीर क्या होती है। जी अलामा साहब। कुरान मजीद की तो कुल्ली तौर पे अगर तिलावत की जाए जहाँ से मर्ज़ी, तो उसकी ताबीर बेहतरीन होती है कि वो बंदा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल व मसरूफ़ होना चाहता है असली अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर कई सूरतें, मसलन सूरत फातिहा सूरत को ले लें, अगर वो सूरत दुश्मनों से महफूज रहेगा और वो दीन में खुश और शाद रहेगा। इसी तरह सूरत अल-कहफ अगर पढ़े तो लंबी उम्र उसकी होगी माशाअल्लाह। इसी तरह सूरत यासीन अगर ख्वाब में वो पढ़े तो दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा पैदा होगी और नेक अंजाम उसका होगा। अच्छा, ये मैं आपकी बात यहाँ पे काटता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ख्वाब में तो सूरह यासीन पढ़ने से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, तो क्या ख्वाब में तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, जागते हुए तो हमारा कंट्रोल है ना जी, तो क्या जागते हुए सूरह यासीन पढ़ने से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो हर चीज़ में बढ़ती है, जो भी हम नेक अमल करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उससे भी होती है। कुरान मजीद में सूरत यासीन है, सूरत मुज़म्मिल, सूरत मुदस्सिर, उनकी रोज़ाना की बुनियाद पे अगर तिलावत की जाए, मसलन सूरत मुज़म्मिल सुबह फजर के बाद 3 दफ़ा पढ़ें और रात को सूरत अल-मुदस्सिर पढ़ें और सूरत अल-वाक़िया पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ेगी और इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। बेशक। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक सूरतें हैं जो पढ़ने से उनके स्पेसिफिक मखसूस जो हैं फ़वाइद मिलते हैं, तो काफ़ी सारी सूरतों का आपने बताया। मुझे ये बताएं, मौज़तैन जो है हमारी सूरह नास और फलक, इनको पढ़ने से अगर ख्वाब में कोई पढ़ रहा है तो वो, इनको पढ़ने से शैतानी वसवसों से दूर होगा। जो लोग आपके साथ बुरा ख्यालात सोच रहे हैं, बुरी आपके साथ कुछ कर रहे हैं, वो उससे आपकी बचत होगी ये सूरत पढ़ने से, अगर आपको ख्वाब में ये सूरतें आप पढ़ रहे हैं, वरना या सूरत फलक जो है, और हासिदीन से महफूज रहेंगे, हर शर्र बला से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। तो नाज़रीन, हमारा जो स्किन का टॉपिक था वो था छाइयाँ, मुलाजमा, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं डॉक्टर मतलब की तरफ जाने से पहले कि छाइयाँ होता क्या है। ये एक बड़ी कॉमन सी और रूटीन की बीमारी है और इसमें होता ये है कि ब्राउन कलर के पैचेस आ जाते हैं, ब्लूइश कलर के और लाइट डार्क कलर, ब्लैक कलर के फेस पे और बाकी की जगहों पे। ये हम यहीं से शुरू करते हैं, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे कह रही है जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं जी मिसेज शाहिद बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस शाहिद, वेलकम टू लाइफ लाउंज। मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा एक बच्चा है, मेरे इस्लामी स्कॉलर है, जिनसे मैं ज़रा पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा है, जी जी, वो 24 साल उसकी उम्र है, स्पेशल बच्चा है। अच्छा बस जी, जितना वो बड़ा होता चला जा रहा है, मैं डॉक्टर भी हूँ, तो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। लेकिन ठीक है, हम माँ बाप हैं, हमने इसको संभालना है। एक तो मेरा सवाल ये था कि ऐसे बच्चों के वालिदैन होते हैं, क्या वो अल्लाह की आजमाइश होती है उनके लिए, या वो अल्लाह की सज़ा होती है? दूसरे, मुझे ख्वाब में बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ नज़र आती हैं, या कभी कभी छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं जो कि जैसे कि तकलीफ में हैं। अच्छा। तो इस बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है। ये आपको ख्वाब मुसलसल आते रहते हैं या कि कभी कभार आता है? अक्सर आते हैं। अक्सर आते हैं, ठीक है। और जब आप उठती हैं तो आपको ये ख्वाब याद होते हैं? जी जी। ठीक है। और कुछ अंदाज़ा है कि रात के किस वक्त में ये ख्वाब आते हैं आपको? अमूमन ये सुबह के वक्त भी आते हैं, सुबह की नमाज के बाद भी आते हैं। ठीक है, ठीक है। जी जी। जी मिस्टर शाहिद, आपका क्वेश्चन आप हमारे तक आ गया। इसके अलावा और कुछ पूछना चाहेंगी आप? एक मुझे ये ख्वाब में सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है, ये मुझे ऐसे लगा कि मैं इसको पढ़ रही हूँ, मेरी नज़र से गुजर रही है। माशाअल्लाह। दूसरे सूरह जुमा में जो आयत है, वही तज़कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा, ये भी मेरी नज़र में आ रही है, मैं इसको देख रही हूँ। ठीक है। और अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन और अक्सर खाने काबा के ऐसे ख्वाब भी देखे जिसमें मैं खाने काबा की तवाफ अकेले कर रही हूँ, मेरा माशाअल्लाह, बच्चा भी साथ है। माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुझे ख्वाब आए हैं। माशाअल्लाह, ये ज़रा मैंने पूछा। आपके ख्वाब बड़े अच्छे हैं। हम अमर साहब से पूछते हैं इनके बारे में और इस पे भी बात करेंगे। और ये भी देखते हैं कि जो आपके स्पेशल बच्चे हैं, माजूर बच्चे जो हैं, उनके लिए अल्लामा साहब से जो आपने क्वेश्चन किया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है या इसको किस तरह से लेना चाहिए, ये भी हम अल्लामा साहब से पूछेंगे। ये अल्लामा साहब। जी माशाल्लाह, ये तो औलाद जो स्पेशल ना हो उनकी भी अगर वालदा खिदमत करती है तो उनकी भी उनको अजर मिलता है। जो स्पेशल बच्चा होता है बिलाशुबा ये एक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया माल और औलाद ये सब आजमाइश है इंसान के लिए, माँ बाप दोनों के लिए आजमाइश है। और इसमें आपको बहुत अजर अजीम मिलेगा इंशाअल्लाह। एक एक आप उसकी खिदमत जो करेंगी उनकी आपको अल्लाह ताला दीन में भी, दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी अजर देगा। और ये आप बहुत बड़ी एक आजमाइश में, बल्कि ये आपके लिए खुशी के लम्हात भी है कि इस आजमाइश में अगर आप सुरखरू होंगी तो इंशाअल्लाह आपके लिए ठिकाना जन्नत है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दूसरा जो ख्वाब बिल्लियों के हैं, बिल्ली अगर खुश हालत में देख रही हैं और वो आप पर अटैक नहीं कर रही या हमला नहीं कर रही, तो अगर बिल्लियां आपको नज़र आ रही हैं तो आपकी जो रोज़मर्रा की रिज़्क़ की फरावानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से वो और बरकत में रिज़्क़ की फरावानी रहेगी घर में इंशाअल्लाह। और अगर बिल्लियां को आप कुछ खिला रही हैं तो इसका मतलब है आप वो ही माल जो है आपके पास जो अल्लाह ताला का माल आता है उसी को आप राह खुदा में भी खर्च करें। और बच्चे जो रो रहे होते हैं? हाँ, बच्चे रो रहे हैं, इसका मतलब है बच्चों की किस, अगर अपने बच्चे हैं या नवासे हैं या पोते हैं, उनकी परवरिश में थोड़ी सी कोताही हो रही है, उसमें थोड़ा सा जोर दें। ठीक है जी। आप और बाकी जो कुरान पाक की आयत और सूरतें आपको नज़र आती हैं या आप पढ़ते हैं, उसका उस पर पहले से बात हो चुकी। और खाना काबा के लिए और रोज़ा रसूल के लिए उन्होंने कहा कि वो खाना काबा माशाल्लाह अगर नज़र आ रहा है और ख़ुद अकेली तवाफ़ कर रही हैं तो ये अपने ही तसर्रुफ़ के तहत अपने ही खर्चे पे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको उम्रा की सादत नसीब फरमाएगा या हज की इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जी। तो हम बात कर रहे थे मुलाजमा पे, झाइयों पे जो चेहरे पे आती हैं। नॉर्मली ये चेहरे पे आती हैं, नाक के ऊपर, फोरहेड पे। और इसकी जो रीज़न्स हैं जो अभी दो डिस्कस करते हैं, बाकी की भी हम डिस्कस करेंगे। मेन दो ही इसकी रीज़न्स होती हैं। एक तो ये है कि सन एक्सपोजर कितना है, जो रेडिएशंस हैं वो कितनी पड़ रही हैं। और दूसरा ये है कि आपने जो मेडिसिन्स को यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा कोई बीमारी है, इन सब को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम डॉक्टर मुतलब की तरफ आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये चाइल्ड की जो बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों, आप कोशिश करें कि हम यहाँ से शुरू करें कि बच्चा जब अभी माँ के पेट में है वहाँ पे उस वक्त जो उसकी ज़रूरियात हैं वो आगे जाके कितनी इम्पॉर्टेंट होंगी उसके लिए। शुक्रिया डॉक्टर इदरीस।
अब मैं कहना चाहूँगा कि ये बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसको हम आधा कोशिश करते हैं आज कवर करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कवर करते हैं जाके सुनने वालों को भी फ़ायदा हो। अगर हमारा टॉपिक आज रह जाता है थोड़ा तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। एक्चुअली जब बच्चे की माँ के पेट में हमल स्टार्ट होता है तो बच्चे की ग़िज़ा वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक। हम सोचते हैं बच्चे की ग़िज़ा बाद में स्टार्ट होती है पैदाइश के बाद, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे की माँ के पेट के अंदर से ही उसकी नशोनुमा का अमल स्टार्ट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात यहीं से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अली वकास साहब खानापुर गाँव से। अली। जी अली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली, क्या पूछना चाहते हैं आप? अली वकास। जी अली वकास, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें और फ़ोन पे हमारे साथ बात करें। जी मेरे छोटे भाई हैं अली जानवे। जी, तो मेरा आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल ये है कि एक तो उसकी शादी की थी तो उसकी शादी जो है ना वो डिवोर्स हो गई है। नहीं देखिए, अगर तो आप इस्तिहारा का करना पूछना चाह रहे हैं तो ये इस्तिहारा का प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे आप स्किन से मुताल्लिक पूछ सकते हैं। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुत्तलिब बैठे हुए हैं। आप बच्चों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। और हमारे साथ अल्लामा ज़ुहार साहब बैठे हुए हैं जो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। अगर इससे मुताल्लिक कोई बात है तो आप कीजिए, नहीं तो वो हमारा दूसरा प्रोग्राम है, आप उसमें कॉल कीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। तो जी डॉक्टर मुत्तलिब, हम स्टार्ट किया था कि माँ के पेट से ही बच्चे की नशोनुमा स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से ही बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। जी मैं ये ना कहना चाहूँगा कि माँ को एक कल्चरल फूड जो वो घर में इस्तेमाल कर रही है नॉर्मल रूटीन में, वो ही फूड लेनी चाहिए। वो जो आम रूटीन में सारे घर वाले यूज़ कर रहे हैं बैलेंस डाइट, जिसमें हर तरह की खुराक है, जिसमें कोई परहेज़ नहीं है कि ये खट्टी है ये मीठी है, ये नहीं लेना वो नहीं लेना, ऐसा नहीं। जो भी कल्चरल फूड आपकी चल रही है आपके घर में है, स्पेसिफिकली नहीं लेकिन बैलेंस डाइट प्रॉपर डाइट माँ ले तो बच्चे की नशोनुमा। थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो हम बैलेंस डाइट कहते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट में सबसे पहले माँ की डाइट में आता है कि आपके घर में क्या क्या यूज़ होता है। आप गोश्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर कोई बाहर से थोड़ा बहुत फूड कोई और चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं घर की बनी हुई या कोई भी बाहर से, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपने यही 4 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अक्सर हमारे मिथ बना दी जाती है कि माओ को बस ये देना है ये नहीं देना, इस चीज़ से बच्चे पे ये असर होगा, इससे से ये असर होगा। ऐसा नहीं है। माँ जितनी वैरायटी वाली फूड खाएगी उतनी अच्छी बच्चे की नशोनुमा होगी। ये एक जनरल रूल है माँ के लिए। ठीक है। उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है। बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बच्चे की फूड पे ग़िज़ाई ज़रूरियात पे स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चा पैदाइश के बाद की तरफ जाते हैं, क्योंकि मेरे जहन में अभी ख्याल आ रहा है किसी दिन हम ऐसा करेंगे, एक गायनाकोलॉजिस्ट आपके साथ बिठाएंगे ताकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दें और हम इधर से माँ और बच्चे की बैलेंस डाइट, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन दोनों को इकट्ठा किया जाए। जी अच्छा, बच्चे की पैदाइश के बाद डॉक्टर इदरीस ऐसा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है रिकमेंडेशन ये है कि बच्चे को पैदाइश के साथ फ़ौरन बाद माँ के साथ माँ के पेट पे लिटा दिया जाए। ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि माँ से बच्चे को दूर कर देते हैं, ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। फ़ौरन पैदाइश के बाद माँ के साथ बच्चे को अटैच होना चाहिए। ठीक है। उससे माँ की जो फीड की स्टिमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक। पैदाइश के आधा घंटे बाद बच्चे को फीड देना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फीड कौन सा? फीड मदर फीड देना चाहिए, माँ का दूध, माँ का ही दूध देना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ठीक। 6 माह तक माँ का दूध बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। और हमारे पास ये अक्सर ये होता है कि माँ होश में नहीं है, ऑपरेशन हुआ है, माँ पिला नहीं सकती। ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे को एज सून एज पॉसिबल फर्स्ट फीड माँ का दूध है वो देनी चाहिए।
दूसरा ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि बच्चे को कोई शहद दे रहा है, कोई गुट्टी, कोई अरक, ये चीज़ें पिलाई जाती हैं बच्चे के ठीक फ़ौरन है। बाद, जो कि बहुत ही नुकसान है। बिल्कुल ये यहाँ चीज़- पे मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा अलामा साहब, गुट्टी के बारे में मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ साथ हम लेते जाते हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह से होता है। चूँकि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना कि फौरी तौर पे माँ का ही दूध, और अक्सर तकरीबन 80% माँ का फ़ौरन दूध निकलता ही नहीं। सही। दूसरा वो गुट्टी इसलिए कि कम से कम वो बच्चे के मुंह में ये भी है कि अगर दादा की गुट्टी हुई तो कहते हैं बच्चा दादा पे गया, नाना की गुट्टी हुई तो नाना पे जी गया। अलामा साहब, अब एक ब्रेक लेते हैं और ऐसा- इसके बाद यहीं से फिर आगे बात बढ़ाएंगे। बड़ा अच्छा थोड़ा सा बात चल रही है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपके लाइफ लाउंज में आज बातें हो रही हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और इतनी सारी बातें हो रही हैं कि स्किन के लिए मुझे टाइम ही नहीं निकल पा रहा कि मैं अपने टॉपिक को भी, अपने उन्वान को भी थोड़ा आगे लेके बढ़ूं। कोई इशू नहीं है, मैं इधर ही हूँ, मैंने तो हर वीक पे आपके पास आना है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारी बात हो रही थी कि बच्चे को शुरू में कौन सी ग़िज़ा दी जाती है। माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं डॉक्टर मुतलिब से पूछता हूँ कि अभी थोड़ा सा हम फास्ट भी मूव करते हैं ताकि हम 6 महीने और वीनिंग पे भी बात कर सकें। डॉक्टर इदरीस जी ये बात चल रही थी कि माँ को फर्स्ट ग़िज़ा क्या देनी चाहिए। वो माँ का दूध ही एक मुकम्मल ग़िज़ा है। हमारे ठीक पास है। इस्लामी तौर पे भी, मज़हब में, हमारे कुरान शरीफ में भी है, माँ का दूध एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल चीज़ है, जी बिल्कुल वही सही। देनी चाहिए। फर्स्ट 6 मंथ में बच्चे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। माँ का दूध सिर्फ एक मल्टीविटामिन में डेफिशिएंट है, जो अभी हमारी रिसर्च से है, वो विटामिन डी है। विटामिन डी ड्रॉप्स कोई भी किसी भी फॉर्म में हम उसको सप्लीमेंट करते हैं फर्स्ट 6 मंथ के लिए। इसके अलावा माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है 6 मंथ के लिए। ठीक उसके है। बाद हम 6 मंथ से ऑनवर्ड हमने क्या करना है, जी। 6 मंथ जैसे ही बच्चे के मुकम्मल होते हैं, हमने उसको नरम ग़िज़ा स्टार्ट करनी है। सेमी लिक्विड से हमने स्टार्ट करना है। सेमी लिक्विड में माँ के लिए हदायत है घर में बनी हुई चीज़, बल्कि आजकल जो बाज़ारी चीज़ चल गई है, मैं उसकी बजाय घर में बनी हुई कोई भी चीज़ जिसमें खिचड़ी होती है, साबूदाने की खीर होती है, कोई सूजी का हलवा होता है, इनसे बच्चों को फीड स्टार्ट करें। अब फीड देनी कैसे है? फीड माँ का दूध पिला के बच्चे को जितनी है। भूख हो उसके बाद फीड दे। प्रॉपर सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा फीड दे। ठीक है। 6 से 8 माह का पीरियड गुजरता है, इस फीड को सेमी लिक्विड से सेमी सॉलिड पे शिफ्ट कर दें। उसमें ये एक अंडा है, बाज़ार से कोई बिस्किट है, कोई दलिया है, और कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा सेमी सॉलिड चीज़ हो, जो भी घर में अवेलेबल हो, कस्टर्ड हो, इस तरह की कोई फ्रूट हो, केला हो, केले ठीक को है। मैश करके, कोई पोटैटो हो, ये स्टार्ट कर दें। 6 माह का पीरियड कट ऑफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी रेंज पे हमने क्यों स्टार्ट करनी होती है। बेसिकली यहाँ पर ब्रेन स्टिमुलेशन है, जो कि एक सीखने का अमल है बच्चे का, जी। जो एक लिक्विड से सॉलिड पे शिफ्ट होने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है ब्रेन में। अगर आप इस टाइम पे फीड नहीं बच्चे को देंगे तो बच्चा ये चीज़ नहीं सीखेगा। ठीक है। इसलिए ज़रूरी है उसकी नशोनुमा के लिए भी बच्चे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 6 माह पे, ठीक। इसलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी, उसको कैलोरीज देनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब 6 से 8 माह बात जी। को यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ भी लेकर जाते हैं कि मैं अपने जो दोस्त हैं या पेशेंट्स हैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे का टेस्ट डेवलप करना पेरेंट्स का काम है, जी और यही वो एज है जहाँ पे आपने टेस्ट डेवलप करना है कि बच्चे जी। ने क्या खाना है। अगर इस वक्त आपने बच्चे को बाहर का खाना शुरू कर दिया या आपने उसको जंक फूड पे डाल दिया तो सारी उम्र कभी भी आप उसका टेस्ट डेवलप नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। वो मेरे बच्चे कहते हैं कि डैड आप ये कैसे कह सकते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो बच्चे, मैं चूँकि एक मल्टीनेशनल सोसाइटी में भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो आप जब देखते हैं ना कि जो हमारे पाकिस्तान के लोगों की फूड अलग है, और जब आप बाहर जाते हैं फिलीपींस वालों की जो जी। फूड है वो देख के हमें वोमिटिंग शुरू हो जाती जी, है, जी। लेकिन उनको वो बड़ी टेस्टी लगती हाँ है जी। क्योंकि उनका बिल्कुल। टेस्ट वहीं पे डेवलप किया गया होता हुआ है। है। ये सर
मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा जी। कि टेस्ट बर्थ से डेवलप हो जाता है। हाँ जी। वो इस तरह है कि माँ जो खुराक लेती है वो भी बच्चे की फीड में जाती है, उसका टेस्ट भी बच्चे में जाता है। सही। इसलिए माँ को मल्टीपल वैरायटी की कल्चरल फूड एडवाइस की जाती है कि कोई चीज़ रोकी नहीं जाती, माँ सब कुछ ले सकती है। ठीक। तो वो टेस्ट बर्थ से ही बच्चे में जा रहा होता है। सही। तो वो ही चीज़, इसलिए मल्टीपल वैरायटी की फूड हम एडवाइस करते हैं, जितनी भी मल्टीपल वैरायटी हमारे पास है, ताकि सारे टेस्ट डेवलप हों। बच्चे को हमने सिखाना, जो हम सिखाएंगे वही बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अलामा साहब की तरफ। अलामा साहब ज़रा बताइए कि गुट्टी का हमारे मज़हब में, इस्लाम में क्या मुकाम है और किस तरह से होनी चाहिए, सुन्नत तरीका क्या है? सुन्नत बल्कि गुट्टी देना सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि फरमाती हैं कि मेरे यहाँ एक बच्चे की वलादत हुई, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर लाओ। खजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में रखी, उसको चबाया, चबा कर थोड़ा सा हिस्सा लेकर उस बच्चे के मुंह में दी और उसकी बरकत के लिए दुआ भी फरमाई। और अक्सर बच्चे मदीना मुनव्वरा में जब पैदाइश नई होती थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या सहाबा कराम के पास लाए जाते थे, उनको गुट्टी भी दी जाती थी किसी तरीके से पानी की या जी। तो उनके लिए दुआ बरकत भी की जाती हम है। आपकी बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कॉल लेते हैं, हमारे साथ कारन है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। मिस आयशा सर मैं डॉक्टर मुकीम साहब से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जी। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। जी। सर मेरी बेटी 1 महीने की है, मैं उसको फार्मूला फीड देती हूँ। अच्छा। मेरी फीड ना होने की वजह से मुझे फार्मूला फीड देनी पड़ती है। अच्छा। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मदर फीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है और माँ को किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए फीड बढ़ाने के लिए? ठीक है, ठीक है। आपको इसके अलावा और कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपका ये पहला बच्चा है? सर तीसरा बच्चा है। तीसरा। तो पहले बच्चों में भी ये ऐसा ही हुआ था या कि इस दफ़ा ऐसा हुआ है? सर फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, फर्स्ट बेबी के टाइम पे ये प्रॉब्लम हुआ था और सेकेंड बेबी के टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन अब थर्ड टाइम ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं और फिर आपको इसका आंसर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब। इनका क्वेश्चन बहुत कॉमनली क्वेश्चन है, जो हर मदर का ही तकरीबन क्वेश्चन है कि फीड हमारा आ नहीं रहा, बच्चे को फीड पूरा नहीं हो पा रहा, बच्चा रोता रहता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो किया जाता है। इसके बारे में मैं कहूँगा कि कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को फीड पूरा ना कर सके। ठीक है। उसके लिए पीछे हमारे पास कुछ बातें हैं जिसकी वजह से माँ ये फील करती है कि बच्चा फीड पूरा नहीं ले पा रहा। सबसे पहले तो ये कि बच्चा माँ अपनी ग़िज़ा सही रखे। माँ अपनी नॉर्मल ग़िज़ा जो बाकी लोग ले रहे हैं उसके साथ माँ को 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती हैं मदर फीड के लिए। वो किसी भी चीज़ से मतलब कोई भी की डाइट को आप 1.5 गुना ज़्यादा करना, थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है माँ को, तो उससे बच्चे की फीड पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन रीज़न है हमारी फीड ना पूरा होने की, वो ये है कि फीडिंग टेक्निक। यस। फीडिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक हम कहते हैं कैंगरू फीडिंग टेक्निक है, जिसमें बच्चे और माँ की पोजीशन इस तरह बनाई जाती है कि बच्चा कंफर्टेबली बच्चा सक कर सके। उसमें फीडिंग टेक्निक को आप अपनी प्रॉपर करें, उसमें बच्चे को गोद में लेके बैठें और प्रॉपरली निपल बच्चे के मुंह में डालें और उसके बाद उसको टाइम दे सक करने के लिए। तीसरी सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मदर हमारे कॉमन प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल इशू। जब माँ ज़हनी तौर पे बच्चे को फीड कराने के लिए तैयार होगी तो माँ का दूध आएगा। सारी स्टिमुलेशन माँ के अपने अंदर से है। अगर माँ स्ट्रेस में है तो फीड नहीं आएगा। ठीक। इसलिए माँ को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। माँ का रिलैक्स और सही इन्वायरमेंट अपने बच्चे के लिए सही फीडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। एक सेपरेट कॉर्नर में 15 मिनट बच्चे की फीड के लिए स्पेयर करें, उसमें बैठ के आप पिलाएं और सही फीडिंग टेक्निक से पिलाएं और अपनी प्रॉपर डाइट लें, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप बच्चे को फीड पूरा ना कर पाएँ। आप ये अपनाएं।
इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैं इस फील्ड में इतना ज़्यादा नहीं हूँ। वहाँ हमारे यहाँ जब मैं दुबई में था तो वहाँ पे तो लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते जी, थे, बिल्कुल। जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनको भी वो सेकंड स्पेशलिटी दिलवाते थे। इसके अलावा मिडवाइफ को भी देते थे। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि हमारे यहाँ कितना ज़्यादा है लोगों को इस फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। हम पेरिफेरी में इस फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी कम है। वहाँ पर हमारे LHW LHVs काम कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स ये चीज़ें घर घर जाके बताती हैं कि हाउ टू फीड अ बेबी। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो बच्चे को माँ के साथ घर में जाके बताती हैं। हर घर में अगर नज़दीकी एक देहाती मरकज़ होता है वहाँ पर जाके एक्सेस कोई पूछ भी सकता है। आपको हर हॉस्पिटल में एक न्यूट्रिशन के हवाले से गवर्नमेंट ने ये अपॉइंट किए हुए लोग स्पेसिफिकली, आप उनसे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ सकते हैं हमें किस तरह फीडिंग टेक्निक पे प्रॉपरली अमल करना है। ठीक है। अभी जी बताइए। बात चल रही थी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन मेरा ये मैंने आंसर कर दिया। ठीक है। अभी अलामा साहब से थोड़ा सा उनकी फीडबैक थोड़ी सी रह गई थी, गुट्टी के बारे में बात हो रही थी। उससे पहले हमारे साथ कॉलर है जी, हम कॉल लेते हैं फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम टू लाइफ लाउंज। क्या नाम है आपका? जी बिस्मिल्लाह, क्या पूछना चाहेंगी आप? सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे को पैदाइश के बाद पहली खुराक क्या देनी चाहिए? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन? दूसरा सवाल ये है, नरम ग़िज़ा बच्चे को कब शुरू करवानी चाहिए? 3 महीने या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद? ठीक है। आपने मुझे लगता है हमें थोड़ा देर से ज्वाइन किया है, इस पे हमारी डिटेल गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर से बता दें कि बच्चे को पहली फीड कब और क्या देनी चाहिए, और नरम ग़िज़ा जो है जो वीनिंग वो 3 महीने में शुरू करनी है 6 पे? जी इस्माइला, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। सबसे पहली ग़िज़ा रिकमेंडेड यही है कि आप माँ का दूध दें, और पहले आधे घंटे में बच्चे की पैदाइश के बाद कोशिश करें माँ का दूध दें। जो माँ दूध पिलाने के काबिल हो जाती है, अगर नहीं तो कोई भी आप फीड उसको दें। पहले आधे घंटे में उसको कोई भी फीड दें, ज़्यादा बेस्ट है कि माँ का दूध। हमारे अभी तक जो रिसर्च है, जितनी भी फार्मूला जितने भी फीड आ चुके हैं, उसमें सबसे बेस्ट माँ का दूध ही है। और वीनिंग रिकमेंडेड एज, अगर आपका बच्चा माँ का पेट से दूध भर रहा है तो आप 6 माह पर स्टार्ट कराएं। आपके बच्चे का वज़न सही बढ़ रहा है, बच्चा दूध पेट माँ का सही पी रहा है, तो 6 माह पर आप नरम ग़िज़ा सेमी लिक्विड से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो रिकमेंडेशन 4 मंथ की या आप 3 मंथ पे ले, 3 मंथ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, 4 मंथ की एक रिकमेंडेशन है कि अगर माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भर रहा, माँ का दूध पीने के बावजूद भी बच्चा और डिमांड कर रहा है, तो आप और बच्चे का वज़न प्रॉपरली जितना गेन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप 4 मंथ पे वीनिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। इस सूरत में ये 2 कंडीशन है, वो आप लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको एडवाइस करेगा, उसके बाद डिसाइड होता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात को यहीं से आगे लेके चलेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, लाइफ लाउंज में खुशामदीद। आइए आप कॉल करके हमारे साथ बातचीत करें, हमारे लाउंज को अपने लाउंज का हिस्सा बनाएं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपके लिए हम लेके आते हैं हर फ्राइडे और सैटरडे को शाम 6 से 7 बजे। ये लाइव होता है, आप कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो आज ज़्यादा टाइम मैं दे रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुत्तलिब म्यू को, क्योंकि वो बच्चों की न्यूट्रिशन, बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर साहब ये बातें तो सारी हम कर रहे हैं, कुछ थोड़े से स्टैटिस्टिक्स भी बताएं कि पाकिस्तान में बच्चों में मेल न्यूट्रिशन या ग़िज़ा की कमी किस हद तक है? स्टैटिस्टिक्स से हवाले पर जाएं तो सर हम बहुत ही नीचे लेवल पर हैं इस सिलसिले, इसमें न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा। अगर हम लोअर क्लास मतलब पेरिफेरी में मूव करें तो हमारे स्टैटिक्स बहुत डाउन पे जा रहे हैं। मतलब वो इंटरनेशनल लेवल से स्टैंडर्ड करें तो हर बच्चा तकरीबन
हर बच्चा 95% डेफिशिएंट है इस न्यूट्रिशन में। 95%? 95% परसेंटाइल की आप बात कर रहे हैं या परसेंट की? 95% न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट बच्चे हमारे पेरिफेरी में। और उसके ऊपर गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप ले रही है, जैसे कंसल्टेंट और पीडियाट्रिशियन और न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम उसको हेल्प आउट, और आपके जैसे अवेयरनेस के लिए भी बहुत काम कर रही है। बहुत काम कर रही है, बल्कि इवन कंसल्टेंट भी, पीडियाट्रिशियन भी उन्होंने काफ़ी हायर करके और पेरिफेरी में भेजे हैं इसी प्रोग्राम को। और इसी के लिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों में न्यूट्रिशन को बेहतर कैसे किया जाए। बेसिकली न्यूट्रिशन घर से ही बेहतर होती है, जो माएँ हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या देना है। जब हम आपके प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ें बता देंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें कॉमन है, अवेलेबल हैं, बस उनको इल्म होना चाहिए देना क्या है प्रॉपर ग़िज़ा। हमारी बात हो रही थी वो अलामा साहब की बात से मुतफ़िक के गुट्टी एक मजहबी एक है, मैं भी मानता हूँ सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके पीछे एक रियलिटी है, ग्राउंड है। हम शहद गुट्टी के तौर पे यूज़ करते थे पहले, लेकिन आजकल का हम शहद कौन सा यूज़ कर रहे हैं? आजकल का शहद वो बंद डब्बों में पता नहीं कहाँ से बन के आता है, बंद डब्बों में कितनी देर पड़ा रहता है। तो जब शहद बंद डब्बे में पड़ा रहेगा तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिसे हम क्लोस्ट्रीडियम कहते हैं, कैन फूड एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि ग्रो करता है हमारी नज़र में। तो वो बंद डब्बे का शहद जब खोलते हैं और फ़ौरन ही बच्चे को दे देते हैं तो वो बाज़-औक़ात बच्चे में पेट की इन्फेक्शन कर देता है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम कहते हैं कि आप कोई अगर यूज़ कर सकते हैं तो साफ़ सुथरी शहद नुमा चीज़ यूज़ करें, साफ़ सुथरी चीज़ कोई भी यूज़ करें, उसमें मना नहीं है। जी बिल्कुल, मतलब ये कि हमारी जो सुनन अवामल है, सुन्नत अवामल है, वो बिल्कुल ठीक है। हमारा तरीका अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको ठीक करना चाहिए, नहीं हम चैलेंज कर सकते, क्योंकि यह सफाई जिस पे हमने बात करनी है इंशाल्लाह किसी दिन, सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है, और यकीनन मुंह से लेके हर जगह तक अगर निस्फ ईमान है, आप सफाई का ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। मैं यहाँ पे आपसे अभी, और मुझे पता है कि आपका बहुत सारी बातें करने वाली, मैं आपसे जाने से पहले ये भी लूँगा कि आपने अगले प्रोग्राम में भी आना है और इस बात को यहीं से हम आगे लेके चलेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोविड आया तो बात हुई जी कि आपने 5 दफ़ा हाथ धोने हैं, 10 दफ़ा हाथ धोने हैं, इतनी दफ़ा हाथ धोने हैं। तो तब मैं कहा करता था अपने दोस्तों को कि यार आप थोड़ा सा ये सोचें कि कोविड तो आ जाए और आज ये कहा जा रहा है जी कि आप हाथ धोएं। हमें तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 दफ़ा कम से कम आप वुज़ू करते हैं, 3 दफ़ा आप खाना खाते हैं तो आपने 6 दफ़ा वो हाथ धोने हैं, 11 दफ़ा अगर आप वॉशरूम में जाते हैं 1 या 2 दफ़ा, तो 15 दफ़ा तो कम से कम बनते हैं। हमें इन चीज़ों को इस पॉइंट से भी सोचना है कि ये जो साइंस आज कह रही है ना कि इसमें बड़े फ़ायदे हैं, ये वो फ़ायदे हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बताए थे। सिर्फ हमें उस व्यू पॉइंट से सोचना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाना है और देखना है कि आज साइंस ये कह रही है और हमें तो ये कहा गया है, हम तो ये सारे काम पहले कर रहे हैं। साइंस आज कहती है जी कि आपको सफाई चाहिए, बिल्कुल हमें सफाई निस्फ ईमान कह के बताया गया है। हमें बताया गया है कि आप अगर पेशाब के छींटों से नहीं बचते तो अज़ाब कब्र होगा। आप एक एक लम्हे पे, हमें इस बात से भी मना किया गया है कि आप अपने घर का कूड़ा क्रिकेट अपने हमसाये के सामने नहीं फेंकेंगे। आपने सिर्फ ये नहीं कि अपने घर को साफ़ करके उसको बाहर फेंक देना है, ऐसा नहीं है। आपने उसको भी उसकी डेजिग्नेटेड जगह पे फेंकना है ताकि दूसरे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि मैं साफ़ हूँ, आपने बाकी सारे मुआशरे को भी साफ़ करना है। आपने जगह जगह पे सफाई का ख्याल रखना है। जी डॉक्टर साहब, अभी हम वापस आते हैं कि 6 महीने पे पहुँचे थे हम और बच्चा जो है 18 साल तक पीडियाट्रिशियन के पास रहता है। श्योर डॉक्टर इदरीस, मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट भी करूँगा इस बात को कि कॉमनली जो बर्थ से लेके मैंने कंसंट्रेशन की थी फर्स्ट 6 मंथ पे, क्योंकि डेफिशिएंसी वहीं पर हो जाती है और उस डेफिशिएंसी को हमारे मज़हब ने भी कहा है कि माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसमें कोई शक नहीं। आज की साइंस भी यही प्रूव कर रही है कि माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। कोई डब्बे का दूध, कोई बकरी भैंस का दूध कोई रिकमेंडेड नहीं है जहाँ पर माँ का दूध है। उसके बाद सेमी सॉलिड हमने स्टार्ट कर देने हैं 6 मंथ से ऑनवर्ड, सेमी लिक्विड पे, सेमी सॉलिड पे बच्चों को। एक बात के साथ यहाँ पे भी कहता चलूँ कि सेमी सॉलिड का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने माँ का दूध
बंद कर दे। नहीं नहीं नहीं, जी। नहीं। उसमें सर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि पहले बच्चे को आपने माँ का दूध पिलाना है स्टार्ट में, उसके बाद जो फीड उसकी रिक्वायरमेंट रह जाती है, भूख रह जाती है, उसके फिर सेमी लिक्विड देना है। पहले माँ का दूध पिलाना है, उसके बाद आपने उसको नरम ग़िज़ा देनी है, प्रॉपरली 3 दफ़ा देनी है। 8 माह पे बच्चा पहुंच जाए तो 3 से 4 मरतबा पे आपने शिफ्ट हो जाना है और प्रॉपर टाइम से दें। आप बैठ के खाएं, बच्चे को चम्मच लें, साफ़ सुथरा उसको उससे दें। जी अलामा साहब को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, उनके मतलब है अलामा साहब वल वालिदात युर्दीन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, ज़रा इस पे बताएं कि माँ को कब तक दूध पिलाने का हुक्म है, कितनी देर तक? कुरान मजीद के एतबार से जो आपने आयत पढ़ी है हौलैन कामिलैन 2 साल होना चाहिए, लेकिन जो इब्तदाई जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 6 महीने तो वो मुकम्मल ग़िज़ा है। जी कई बच्चे फिर वो माँ का दूध नहीं पी सकते या कोई और भी प्रॉब्लम हो जाती, माँ का दूध छूट जाता है, लेकिन अक्सर बच्चे साल तक कम से कम पानी दूध माँ के वालदा का पीना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोशिश की जाए कि 2 साल तक अगर पूरा किया जाए तो वो तो बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक है उस बच्चे का और उस माँ का, उससे बेहतर तो कोई नहीं जानता। और उसने अगर 2 साल का हुक्म दिया है तो अगर कोई शरी उज़र नहीं हो तो वो 2 साल तक होना चाहिए। वो डॉक्टर साहब वो गुट्टी की एक बात दरमियान में रह गई थी कि जो मुस्तहब ये है कि गुट्टी देने वाला नेक परहेजगार मुत्तकी हो, अगर वो ना हो तो फिर घर का कोई भी नज़दीक पर्सन हो तो वो उसको गुट्टी दे सकता है। जी बिल्कुल, इसमें मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। हमारे आज की साइंस भी यही साबित किया है कि 2 साल तक माँ का दूध और इससे आगे जितना माँ पिला सके, ये हमारी साइंस ने भी, मैं भी इससे और हर माँ को रिकमेंडेशन ये है कि 2 साल तक माँ का दूध जारी रखना है। 6 माह पर आपने नरम ग़िज़ा स्टार्ट करनी है, उसको कंटिन्यू इंक्रीज़ करते जाना है। नरम ग़िज़ा कैसे स्टार्ट करनी है? आपने पहले एक चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है बच्चे को, कोई भी एक चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है, दूसरी चीज़ 2 दिन के बाद नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, 2 दिन के बाद नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं। पहले 8, 10, 15 दिन में आपके पास जितनी भी फूड हैं टर्म बाय टर्म आप इंट्रोड्यूस करा दें। उसमें आपको जहाँ बच्चे को किसी चीज़ से थोड़ी सी एलर्जी होगी तो आपको पता चल जाएगा, उसको हम लास्ट में इंट्रोड्यूस करा देंगे दोबारा से। इस तरह आप इंट्रोड्यूस कराएं, जो भी चीज़ें आप प्रॉपरली सुबह दोपहर शाम दें। साल पर बच्चा पहुंच जाता है तो हर वो चीज़ ले सकता है जो बड़े ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ नमक और मिर्च का थोड़ा सा कमी करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हर वो फूड जो बड़े ले सकते हैं 1 साल का बच्चा ले सकता है। इसी तरह साल से ऊपर बच्चे को सारी फूड घर की बनी हुई रिकमेंडेशन है, ठीक है, साल से ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास दरमियान में आता था माँ के दूध के फ़वाइद, जो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए। माँ के दूध को अभी भी कंटिन्यू रखना है, 2 साल तक कंटिन्यू रखना है। ठीक है। बच्चे को दिन में कितनी दफ़ा फीड करना चाहिए? ये आखिरी क्वेश्चन है आपसे, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे अगले प्रोग्राम के लिए भी। और ये बताएं दिन में कितनी दफ़ा बच्चे को फीड? जी डॉक्टर इदरीस, एक्चुअली माँ का दूध ही एक ऐसा बड़ा टॉपिक है, मदर फीड, जिस पे अगर हम 2 प्रोग्राम भी कर दें तो उसके फ़ायदे नुकसान, मदर के कंसर्न, जो अगला टॉपिक होगा मैं यही सिलेक्ट करूँगा, मदर फीड के रिलेटेड जो कंसर्न है पेरेंट्स के वो करूँ। इनिशियली बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है जब बच्चा पैदा होता है 8 से 10 मरतबा, पूरे 24 घंटे में 8 से 10 मरतबा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ऑन डिमांड फीड, सही, जैसे बच्चा 2 घंटे बाद भी मांग सकता है, घंटे बाद भी मांग सकता है, 15 मिनट बाद भी मांग सकता है, ऑन डिमांड मदर फीड। वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि बच्चा रोएगा नहीं तो फीड नहीं मिलेगा, वो नहीं होना, लेकिन 8 से 10 मरतबा लाजमी। इसके अलावा ऑन डिमांड, इसके अलावा बच्चा रोए तो फिर जितनी भी ज़रूरत हो बच्चे को उसके मुताबिक माँ अपना फीड कराए। और ये हरगिज़ नहीं है कि ट्विन्स हैं, 2 बच्चे हैं तो फीड कम होगा। अल्लाह ताला का निज़ाम है, एक बहुत अच्छा निज़ाम है कि उसकी हर बच्चे की स्टिमुलेशन माँ के लिए डिफरेंट है। जी बिल्कुल सही कहा, मतलब हमारा टाइम शॉर्ट होता जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम लाइफ लाउंज में बिल्कुल हम ये मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ प्रॉमिस करें कि आप अगले वीक पे फिर हमारे साथ आएँ और इसी मौजू को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें होने वाली हैं। नाजरीन, यही मैं कहता हूँ कि ये लाइफ लाउंज आपका अपना लाउंज है, वो बातें होंगी जो बातें आप चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, और हम उनको रिलेट करेंगे कि हमारे मज़हब में उनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर माँ सिर्फ बच्चे को दूध पिला रही है तो वो दूध ही पिला रही है, बच्चे की नशोनुमा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वही माँ अगर अल्लाह हुक्म समझ के, फ़र्ज़ समझ के उस बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको सवाब भी मिल रहा है, और जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है उसमें चूँकि अल्लाह का हुक्म शामिल है तो वो बच्चा यकीनन आगे जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की फर्माबरदारी करेगा। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम
ख़त्म करने से पहले मैं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमा मोहम्मद जवार हुसैन नाइमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपने बहुत अच्छी बातें की हमारे साथ, और डॉक्टर मोहम्मद मुतलब म्यू ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कोशिश चाहूँगा कि डॉक्टर मतलब अगले वीक आपसे एक और सिटिंग हो इंशाल्लाह। इसके अलावा भी आपको मैं गाहे बगाहे तकलीफ़ देता रहूँगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को हम इसी बात पे ख़त्म करते हैं। जो दरमियान में एक छोटी सी बात आई थी जिस पे हमने पूरा प्रोग्राम भी करना है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अली शान का मफ़हूम है कि सफाई ईमान का हिस्सा है। तो हमें ना सिर्फ ख़ुद को साफ़ रखना है, अपने घर को साफ़ रखना है, बल्कि अपने गली मोहल्ले और मुआशरे को और अपने पूरे मुल्क को साफ़ सुथरा रखना है। साफ़ सुथरा रखने से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ गलियों और घर को साफ़ करें, अपनी सोच को भी साफ़ करें, अपने मुआशरे को साफ़ करें, अपने हर अमल को साफ़ और प्योर करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी की खातिर करें। अपने होस्ट डॉक्टर इदरीस को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।